स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल बाजी पलट गई। पेड़ बहुत बड़े और भव्य थे। बहुत संभावना थी कि वे किसी पौधे जैसे राक्षसी जीव के बीज थे। ये पौधे आमतौर पर जमीन से ज्यादा पोषक तत्व ग्रहण करके सामान्य पौधों की तुलना में बेहद तेजी से बढ़ते थे। घने जंगल से घिरे होने के कारण ग्रीक टीम का नया सदस्य अपना रास्ता भूल गया था। युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद वह जानबूझकर अंग्रेजी टीम से छिपने के लिए घने जंगल में चला गया, जबकि वह अपने साथियों के साथ फिर से इकट्ठे होने का इंतजार कर रहा था। आप लोग अंततः यहाँ आ गए। ग्रीक सदस्य ने राहत भरी सांस ली जब उसने लोगों के एक समूह को अपनी ओर आते सुना। सिग्नल भेजने के बाद उसके साथियों को उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। हाँ, हम तुम्हें बाहर भेजने के लिए यहाँ हैं। आदर्श की आवाज ग्रीक के पास दिखाई दी। आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपनी रक्षा के लिए प्रकाश का एक घेरा बुलाया। रोशनी आगे फैली और पेड़ के पीछे एक आदमी की आकृति दिखाई दी। अगर वह आदमी नहीं बोलता तो यूनानी को उसकी उपस्थिति का पता ही नहीं चलता। चीनी? ग्रीक सदस्य ने भौहें सिकोड़ी। उसके चेहरे पर भाव सख्त हो गए। यह इंग्लिश टीम में ठोकर खाने से भी बदतर था। सवाल यह था कि चाइनमैन को कैसे पता चला कि वे कहाँ हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? मैं तुम्हारी नानी हूँ। आदर्श को पता था कि ग्रीक सदस्य सिर्फ खुद को ज्यादा समय देने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने हाथ में फ्लेम स्वॉर्ड को बुलाया और उस आदमी को घेरे हुए डिफेंस लाइट पर वार किया। जलती हुई तलवार ने डिफेंस प्रकाश को दो हिस्सों में काट दिया। ग्रीक सदस्य का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से अपने जादुई बूट्स एक्टिवेट किए और भाग गया। मैजिक बूट्स काफी उच्च गुणवत्ता वाले थे और उनमें स्पेस एलिमेंट की शक्ति समाहित थी। ग्रीक सदस्य सिर्फ एक छोटे से कदम से ही बहुत दूर तक यात्रा करने में सक्षम था। वह पलक झपकते ही 100 मीटर दूर था। ग्रेविटी स्पेस, एक सख्त आवाज सुनाई दी। ग्रीक सदस्य को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को एक बड़ी लोहे की गेंद से बांध दिया गया हो। उसके कदम तेजी से धीमे हो गए और ऐसा लगा जैसे उसके हर कदम के साथ जमीन टूट रही हो। चलते रहो, भागते रहो। आदर्श ने ग्रीक सदस्य को पकड़ लिया। उसने अपने गुस्से को ग्रीक सदस्य को अपनी फायर और लाइटनिंग दोनों एलिमेंटों से पीट कर निकाला। ग्रीक सदस्य अभी भी अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम था क्योंकि वह भी टीम का एक उत्कृष्ट सदस्य था। हालांकि जब नंदिनी और बेगना आए तो ग्रीक सदस्य केवल निराश हो सका। वह घावों और चोटों से भरा हुआ था। फिर भी चीनी सैनिकों ने जानबूझकर उसे अधिक नुकसान पहुंचाने से बचा लिया ताकि रिंग ऑफ वेनिस एक्टिवेट ना हो सके। ग्रीक सदस्य को रोने का मन हुआ। वे चीनी खिलाड़ी पिछले 15 मिनट से जमा हुई सारी हताशा उस पर निकाल रहे थे। यह अनुचित था। वह व्यक्ति नहीं था जिसने योजना बनाई थी। वह तो मैच में भी नहीं था। कैरोलिन, मुझे बचाओ! ग्रीक सदस्य ने हताश होकर चिल्लाया जब उसने अपने साथियों को आते देखा। कैरोलिन, आशा, रुया और टीम के बाकी सदस्य अंततः वहां पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके सब्स्टिट्यूट स्टूडेंट को चीनी टीम द्वारा बुरी तरह पीटा जा रहा है तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। चर्चा। आदर्श ने ग्रीक पर एक और लाइटनिंग का मैजिक चलाया और अंततः उसकी डिफेंस के लिए रिंग ऑफ वेनिस को एक्टिवेट कर दिया। वाटर शील्ड टिमटिमाने लगा। पास में बैठे सहायक जज जो इतने लंबे समय से इंतजार करने के कारण अधीर हो रहे थे तुरंत आ गए और दयनीय प्रतिभागी को उठाकर ले गए। सच तो यह है कि सहायक जज को भी ग्रीक के लिए दुख हो रहा था। वह आदमी कितना बदकिस्मत था कि उसे युद्ध के मैदान में टेलीपोर्ट किए जाने के बाद भी वह चीनी टीम से कुछ ही दूरी पर था। चीनी टीम ने अपना बदला लेने के लिए उसे पीटने में बहुत समय लगाया। मुझसे बदला लो। ग्रीक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी घावों और चोटों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपनी अंतिम सांस के साथ अपने साथियों को यह बात बताई। मेरा बदला लेना। ग्रीक टीम क्रोधित थी, फिर भी उन्होंने चीनी टीम पर अटैक नहीं किया। पिछली लड़ाई में दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ था। अगर वे आगे भी लड़ते तो निश्चित रूप से इंग्लिश टीम मैच जीत जाती। दूसरे, उनके पास केवल 4 सदस्य थे जबकि चीनी टीम के पास 5 थे। चीनी टीम के साथ मुकाबला करना बेहद ही मूर्खतापूर्ण था जब वे संख्या के मामले में भी कम थे।
मिश्रित लड़ाई के नियम बेहद दिलचस्प है। क्या आपको नहीं लगता अब स्थिति बदल गई है? आदर्श मुस्कुराते हुए ग्रीक टीम के पास गया और आशारुया को एक उत्तेजक नजर से देखा। आशारुया इतनी गुस्सा थी कि उसकी छाती उसकी भारी सांसों से फूल रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके सब्स्टिट्यूट की किस्मत इतनी खराब होगी कि वह चीनी टीम के इतने करीब आ जाएगा। अगर चीनी उसे मारना चाहते तो वह कई बार मर चुका होता। आदर्श, अगर हम एक दूसरे का गला घोंटते रहेंगे तो हम में से किसी को भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। आशारुया ने शांत रहने की पूरी कोशिश की और दिखावा किया कि उसने अभी जो कुछ हुआ उसे नहीं देखा है। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मैं इससे खुश हूं तब तक यह ठीक है। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मैच जीतने के बारे में नहीं सोच रहे हैं? आशारुया ने जवाब दिया। उनसे बात करने का क्या मतलब है? चलो पहले उन्हें ही खत्म कर देते हैं। कैरोलिन आगे बढ़ने की कगार पर थी। जिस टीम के साथी को उस समय अयोग्य घोषित किया गया था वह उसका बॉयफ्रेंड था। जब उसने देखा कि चीनी टीम उस पर किस तरह से अटैक कर रही थी तो वह काफी गुस्सा नहीं हुई। अपना धैर्य बनाए रखो, आशारुया ने उसे घूर कर देखा। आदर्श ने अपनी बाजुएं ऊपर चढ़ा ली और उदासीनता से कहा, पीछे मत हटो, चलो लड़े। आदर्श द्वारा लगातार उकसाए जाने के बाद कैरोलिन और अन्य 2 सदस्य गुस्सा हो गए। वे टूर्नामेंट में एक पावर हाउस थे और उन्होंने लगातार 2 बार अमेरिकी टीम को भी हराया था। फिर भी उन्हें चीनी टीम के खिलाफ अपना गुस्सा निगलने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप जानते हैं कि मुझे ऐसी चीजें करने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो मेरे लिए फायदेमंद ना हो। क्यों ना हम इस बात पर चर्चा करें कि हम अंग्रेजी टीम से कैसे निपटेंगे, बजाय इसके कि हम अपना समय यहाँ बर्बाद करें। आशारुया ने खुद को समायोजित करने में बहुत तेजी दिखाई। उसने आसानी से अपना संयम वापस पा लिया। आशारुया, हर कोई तुम्हारी तरह चालाक नहीं होता। तुम ही थे जिसने सबसे पहले हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपा। तुम ही थे जिसने हमारी टीम को नुकसानदेह स्थिति में डाला। हमने 2 सदस्यों को खो दिया है और बाकी भी घायल है। अब हमें मैच जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा हम एलिन के बेहद करीब है, इसलिए वह जीतने के बाद हमें बढ़िया खाना भी खिला सकती है। अंग्रेजी टीम एपेटाइजर के रूप में कुछ अंग्रेजी सुंदरियों की पेशकश भी कर सकती है। आदर्श ने अपने दिल में जमा हुई निराशा को बाहर निकाला। अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम बढ़त हासिल कर लेंगे, आशारुया ने कहा। आप मुझे ठीक से समझ नहीं पा रही हैं। चीनी हमेशा से ही अपनी दयालुता और नाराजगी के बारे में स्पष्ट रहे हैं, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति में भी बदला लेने की इच्छा होती है। हम किसी से भी लड़ेंगे जो हमें हराना चाहेगा, आदर्श ने जवाब दिया। हम आपके अंगों को ठीक कर देंगे ताकि आप अपनी ताकत वापस पा सके। चीनी लोगों को अपनी ईमानदारी और सिद्धांत है। मैं आपकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में आपकी मदद करूंगी, कम से कम 30%। आशारुया ने अपने होठों को धीरे से काटते हुए अंत में कहा। सौदा, आदर्श ने खुशी से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अरे, आशारुया ने मन ही मन आदर्श को कोसा। एक समझौते पर पहुंचने के बाद चीनी टीम और ग्रीक टीम ने मिलकर काम किया, जैसा कि उन्हें करना था। हालांकि इसके लिए उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आदर्श के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। आशारुया को इसकी क्या परवाह थी? उसे उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए था, जैसे उसने पिज्जा शॉप में कहा था। फिर भी उसे इतनी परेशानी खड़ी करनी पड़ी जिससे दोनों पक्ष ना खुश हो गए। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि हम एक साथ आने के बाद वे हमें फिर से फंसा देंगे? शिवांगी ने असहमति में चिल्लाया। लोग हमेशा कहते हैं कि बड़े स्तनों वाली महिलाओं के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन आपकी जैसी स्पाट छाती वाली महिलाओं के पास भी दिमाग नहीं होता। मुझे सच में नहीं पता कि क्या कहना है, आदर्श ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चिंता मत करो, वे हमें फिर से फंसाएंगे नहीं जब तक कि आशारुया अंग्रेजी टीम का जासूस ना हो। यह स्पष्ट है कि उसका मैच हारने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वह देवी की भूमिका के लिए उम्मीदवार है, मेघना ने आत्मविश्वास से कहा। अपने पक्ष के अधिक लाभ के लिए तथाकथित गठबंधन आसानी से ध्वस्त हो जाएगा और उनका तथाकथित दुश्मन एक मजबूत दुश्मन को हराने के लिए अचानक उनका सहयोगी बन जाएगा। ग्रीक टीम को अच्छी तरह से पता था कि एक बार जब वे शांत हो गए तो वे किस स्थिति में थे। दोनों टीमों के पास एक साथ मिलकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
अगर वे अकेले लड़ने पर अड़े रहते तो दोनों टीमों को निश्चित रूप से बाहर होना पड़ता। ग्रीक्स हमेशा से ही पार्थेन मंदिर की पवित्र रोशनी में रहा है और उनके मैजिशियनों का लेवल हमेशा प्रभावशाली रहा है। खासतौर पर उनका हीलिंग मैजिक चौंकाने वाला था। वेद, शिवांगी और आदर्श सभी घायल हो गए थे। भले ही रुद्री उनके साथ होती, लेकिन उसे थोड़े समय में उनकी चोटों को ठीक करने में परेशानी होती। लेकिन कैरोलिन नामक महिला कुछ हीलिंग स्पिलों से उनकी सभी चोटों का तेजी से इलाज करने में सक्षम थी। उनकी छोटी मोटी चोटें पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, जबकि बाकी चोटें तेजी से ठीक हो रही थी। वे अब चीनी टीम के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेगी। चीनी टीम के 3 सदस्य मूल रूप से फिर से अपने चरम पर थे। मेघना और नंदिनी के टीम में शामिल होने के बाद अब वे आखिरकार एक बार फिर से लड़ने में सक्षम थे। चोटों से निपटने के बाद आशारुया ने अपने वादे के अनुसार एक हार निकाला। इससे एक गहरे नीले रंग की रोशनी निकली जिसने दोनों टीमों के सदस्यों को ढक लिया। जिन लोगों ने अपनी ऊर्जा खर्च कर दी थी वे तेजी से ठीक हो रहे थे। आदर्श ने अपने सभी 5 एलिमेंटों का इस्तेमाल कर लिया था। जब उसने अपने एलिमेंटों की ऊर्जा को बढ़ते हुए देखा तो उसने तुरंत चमकती आंखों से आशारुया की छाती की ओर देखा। घंटे के आकार के हार की शक्ति चौंकाने वाली थी और कम समय में पूरी टीम की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम थी। यह स्पष्ट रूप से इस तरह के मैच के लिए एक शानदार मैजिक इक्विपमेंट था। साइकिंग, हीलिंग और ब्लेसिंग एलिमेंट्स में कोई ऐसा स्पेल नहीं था जो मैजिशियन की ऊर्जा को पुनः भर सके। अधिकांश मैजिक इक्विपमेंट और इक्विपमेंट केवल मैजिशियन के दिमाग को शांत करने में सक्षम थे ताकि वे अपनी ऊर्जा को तेजी से पुनः प्राप्त कर सके। लेकिन उनमें से कोई भी आशारुया के हार की तरह मैजिशियन की ऊर्जा का 30% पुनः प्राप्त नहीं करवा सकता था। आपके पास और भी है? और क्या खजाने हैं? आदर्श करीब गया और आशारुया का सामान देखा। आशारुया ने ड्रैगन से बचने के लिए किसी तरह के स्पेस एलिमेंट इक्विपमेंट का उपयोग किया होगा। यह उचित था कि कुलीन महिला के पास बहुत सारे कीमती मैजिक इक्विपमेंट होंगे, यहाँ तक कि आहन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल तलवार उठाना और शत्रु को काटना। यह एक स्पेस ब्रेसलेट है। मेरा मानना है कि आपने जोरो की ताकत का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। अगर वह अपनी पूरी ताकत से लड़ता है तो हम 10 मिनट में उसके 4 साथियों को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए मैं जोरो को उस जगह से दूर ले जाने के लिए स्पेस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करूंगी जहां हम लड़ रहे हैं। इसे केवल 2 बार इस्तेमाल करके उस आदमी को दूर भेजा जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि यह हमारे लिए उसकी टीम के बाकी सदस्यों को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। आशारुया ने दोनों टीमों के बीच की पुरानी नफरत को पीछे छोड़ दिया और आदर्श को विस्तार से समझाया। अगर हमारे पास ऐसा कोई मैजिक हथियार है तो हम जोरो को उसकी टीम से अलग करके क्यों नहीं निकाल देते? क्या इंग्लिश टीम को हराना आसान नहीं होगा? मेघना ने कहा। आशारुया ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं जोरो को आप लोगों से ज़्यादा जानती हूँ। जोरो परिस्थिति के हिसाब से प्रतिक्रिया करने में बेहद अच्छा है। अगर हम उसे दूर रख सकते हैं और उसे घेर सकते हैं तो हमारे पास उसे बाहर निकालने की उम्मीद है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम 9 लोगों के पास भी उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को बाहर निकालने का कोई मौका नहीं है। क्या वह सचमुच इतना ताकतवर है? शिवांगी ने संदेह से पूछा। वह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत है। उसे कहीं और भेज देना और पहले उसके साथियों पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा सुरक्षित है। आदर्श आखिरकार इस योजना से सहमत हो गया। जोरो वाकई बेहद मजबूत था। आदर्श को जितनी भी चोटें लगी थी उनमें से ज्यादातर उसी ने दी थी। आदर्श को यह भी लग रहा था कि वह आदमी अपनी पूरी ताकत भी नहीं यूज कर रहा था। तुम एक साउंड मैजिशियन हो, है ना? जोरो को दूर ले जाने के बाद तुम्हें ग्रैट टचेस एलिन को बाहर निकालना होगा। हम उसे लड़ाई में घसीटने नहीं दे सकते। आशारुया ने एक शाखा से जमीन पर एक छोटी सी छड़ी की आकृति बनाई और मेघना से कहा। मेघना ने आश्चर्य से आशारुया की ओर देखा। क्या इस महिला को अपना पूरा ध्यान देवी के चुनाव पर नहीं लगाना चाहिए था? ऐसा क्यों लगता है कि वह प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी से बेहद परिचित है? इस बीच आदर्श को याद आया कि आशारुया एक सूचना विक्रेता थी। लगभग कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह नहीं जानती थी। वह आसानी से उनकी टीम के बारे में जानकारी भी जुटा सकती थी।
ग्रेट डचेस के पास शक्तिशाली मैजिक का एक इक्विपमेंट है जो शार्क स्मार्ट का भ्रम पैदा कर सकता है। जब तक यह एक्टिवेट है तब तक हमारा कोई भी विनाशकारी स्पेल उनके बालों के एक भी रेशे को नहीं छू पाएगा। इसके अलावा एलिन एक मानसिक मैजिशियन भी है, इसलिए उसे उस मैजिक इक्विपमेंट का उपयोग करने से रोकने का हमारा एकमात्र मौका आपका साउंड एलिमेंट है, आशा रुइया ने उन्हें बताया। शार्क स्मार्ट का भ्रम। मेघना ने इसके बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इंग्लैंड एक अविश्वसनीय डिफेंस इक्विपमेंट देने को तैयार होगा जिसे देखकर सुपर मैजिशियन भी एलिन को देखकर लाट टपकाएंगे। इंग्लैंड ने गंभीरता से उसमें एक भाग्य निवेश किया था। आदर्श, मैं तुम पर एक आशीर्वाद स्प्रे डालूंगी। तुम्हारा काम इस आदमी को बाहर निकालना है। वह एक विनाशकारी मैजिशियन है और उसके पास 2 डिफेंस इक्विपमेंट है। तुम वाकई बहुत सारी जानकारी जानती हो। क्या आप मुझे बता सकती है कि आज एलिन ने किस रंग की पैंटी पहनी है? आदर्श ने जोर से सोचा। आशा रुइया ने उस विकृत व्यक्ति को घूर कर देखा। दोनों टीमों को खुद को तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। चीनी टीम और ग्रीक टीम का गठबंधन तेजी से अंग्रेजी टीम की ओर बढ़ गया। अंग्रेजी टीम को पता था कि ग्रीक टीम और चीनी टीम जंगल में एक दूसरे से टकरा गई थी। वे पार्टी में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें लगा कि दोनों टीमें निश्चित रूप से उनके बीच अनसुलझे संघर्ष के कारण लड़ने जा रही है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ ठीक नहीं लग रहा था। 2 टीमें जो दुश्मन बनने वाली थी जंगल से ऐसे निकल रही थी जैसे वे हाथ पकड़कर चल रही हों। जोरो ने अपने हरे बालों में अपनी उंगली इस तरह फंसाई जैसे उसे सिर दर्द हो रहा हो। जैसा कि हमें संदेह था, उन्होंने मिलकर काम किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एक भी मैजिक नहीं किया गया, हर्बर्ट ने कहा। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है, जोरो ने कहा। मुझे इसमें संदेह है। चीनी टीम उतनी मजबूत नहीं है और ग्रीक टीम भी मारक क्षमता की कमी है, अंग्रेजी टीम के उप कैप्टन हिल्टन ने जवाब दिया। हिल्टन को प्रतिभागियों में 7वां रैंक मिला। उन्हें नहीं लगता कि दोनों टीमों का गठबंधन उनकी टीम के लिए कोई खतरा है। चलो लड़ते हैं। जोरो को पता था कि लड़ाई अपरिहार्य थी। उसकी नजरें आशा रुइया और आदर्श पर टिकी थी। इससे पहले वह और आशा रुइया आदर्श के साथ थे, लेकिन अब वह उनके साथ होने वाला था। भाई आदर्श, क्या आपको नहीं लगता कि यह महिला हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है? क्यों ना हम सब मिलकर पहले ग्रीक टीम को अयोग्य घोषित कर दे। हम इस चालाक महिला द्वारा मूर्खों की तरह व्यवहार किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जोरो ने एक सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया। आपका सुझाव काफी अच्छा है, लेकिन आशा रुइया ने मुझे आज रात कुछ मजेदार मौज मस्ती का वादा किया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आप मुझे वह नहीं दे सकते, इसलिए मैं निश्चित रूप से इस एहसान का बदला चुकाने जा रहा हूं कि आपने मुझे अभी इतनी सारी चोटों के साथ छोड़ दिया था, आदर्श ने जवाब दिया। जोरो की मुस्कान यह सुनकर और बढ़ गई। उसने उदासीनता से कहा, मैं समझता हूँ यह कुछ ऐसा लगता है जो आशा रुइया करेगी, लेकिन भाई अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए भी बहुत खुश हूँ। जोरो ने हंसते हुए कहा। आदर्श जब तेजी से आगे बढ़ रहा था तो वह लगभग जमीन पर ही गिर गया था। वह हमेशा कहता था कि इंग्लैंड में बहुत सारे समलैंगिक हैं और आदर्श अब इस बात पर यकीन करने लगा था। ऐसा कहा जा रहा है, यह काफी स्पष्ट था कि जोरो बस उसे चिढ़ा रहा था। आदर्श को विश्वास नहीं था कि वह वास्तव में समलैंगिक था। आदर्श ने आशा रुइया से नजरें मिलाई। महिला हवा में उड़ती हुई सीधे जोरो के पास पहुंची। ग्रीक टीम ने युद्ध में नेतृत्व करने का वादा किया था, इसलिए आशा रुइया द्वारा पहला कदम उठाने के बाद अन्य 3 सदस्य अपने लक्ष्य का सामना करने के लिए आगे बढ़ गए। ग्रीक टीम के सदस्य आशीर्वाद तत्व की मदद से खुद को मजबूत करने में सफल रहे। संख्या में कम होने के बावजूद उनकी ताकत अभी भी काफी प्रभावशाली थी। आशा रुइया, क्या तुमने सच में उसके साथ रात बिताने का वादा किया था? मुझे इस बात का बेहद दुख है। मैं तुम्हारे फरिश्ते जैसे चेहरे और आकर्षक शरीर का सबसे बड़ा समर्थक हूं, जोरो ने कहा। हाँ, हमने यह भी चर्चा की कि हम कौन सी पोजीशन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। छोटे जीनियस, अलविदा कहने का समय आ चुका है। आशा रुइया को इस विषय से कोई परेशानी नहीं हुई। वह मजाक में और भी आगे बढ़ गई। जोरो के चेहरे पर पहले तो एक उदासीन मुस्कान थी, लेकिन जब उसने आशा रुइया की कलाई से चांदी की चमक देखी तो उसके चेहरे पर
तुरंत ही एक अजीब सी मुस्कान आ गई। यह गंदा है, जोरो ने कहा। जोरो ने तुरंत प्रतिक्रिया की। वह हवा के रास्ते हवा में तेजी से अपनी स्थिति बदलने लगा, जिससे पीछे एक अप्रत्याशित छवि बन गई। जोरो ने मुड़कर दूर भाग गया। हालांकि आशारुया के कंगन से निकलने वाली चांदी की रोशनी और भी तेज थी। इसने जोरो को पकड़ लिया और उस आदमी के चारों ओर एक छोटी जादुई फॉर्मेशन बना दी। मैजिक फॉर्मेशन में स्पष्ट किनारे थे और चांदी की रेखाओं से भंवर बनाया गया था। एक पूरा सेट स्टार कॉन्स्टलेशन तैयार किया गया था। जोरो ने अपने चारों ओर एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। तेज हवा के साथ स्पेस मैजिक का विरोध करने की कोशिश की। हालांकि स्पेस मैजिक कोई अटैक मैजिक नहीं था, इसलिए इसके खिलाफ बचाव करना बेकार था। दूसरी ओर यह भी असंभव था कि वह जादू से आगे निकल सके। जोरो ने गुस्से से कहा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी आवाज हवा में गूंजती रही क्योंकि उसे कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया था। टेलीपोर्टेशन से जोरो को युद्ध के मैदान में एक कोने में दबा दिया गया, नहीं भेजा गया। इससे जोरो की हरकतें भी सीमित होगी, जिससे वह कुछ समय के लिए वापस नहीं आ सका। जोरो को आशारुया द्वारा दूर भेजे जाने के बाद गठबंधन के पास सीमित समय ही बचा था। चीनी टीम और ग्रीक टीम ने तुरंत अंग्रेजी टीम के शेष सदस्यों पर जमकर अटैक किया। टोन मार डालो, मेघना ने बड़बड़ाते हुए कहा। जैसे ही जादुई रोशनी से खींची गई एक सिलहुट उसके सामने आई, उसकी जानलेवा टोन तेजी से ग्रेट डचेस एलिन के पास पहुंची। एलिन चौंक गई। उसने मेघना के साउंड एलिमेंट से बचाव के लिए जल्दी से एक वाटर शील्ड स्थापित किया। दुर्भाग्य से वाटर एलिमेंट की रक्षा ध्वनि साउंड एलिमेंट के हमले के खिलाफ बेहद प्रभावी नहीं थी। एलिन जल्द ही खुद को मुश्किल में पाती है। साउंड वेव्स, मेघना ने दबाव डालना जारी रखा। एलिन पर मैजिक करने के लिए स्पिलो का उच्चारण किया। एलिन का मानसिक तत्व जादुई ध्वनियों को उसके बचाव में घुसने से रोकने में विफल रहा। उसका मस्तिष्क इतनी जोर से बज रहा था कि वह अपने मैजिक इक्विपमेंट का उपयोग करने के लिए संघर्ष कर रही थी। एलिन की रक्षा करो, हर्बर्ट चिल्लाया। असंभव, हम साउंड एलिमेंट को रोक नहीं सकते, एक अन्य सदस्य ने उत्तर दिया। अरे ऐसा क्यों लगता है कि वे हमसे बेहद परिचित हैं? जब जोरो को भेजा गया तो एलिन को पता चल गया कि वे मुसीबत में हैं। चीनी टीम और ग्रीक टीम का गठबंधन उन्हें दबाने की योजना नहीं बना रहा था। वे बचे हुए 10 मिनट में उन्हें बाहर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके सब्स्टिट्यूट सदस्य भी मैच में शामिल ना हो सके। वे चीनी टीम को चुनौती देने के लिए गठित पिछले गठबंधन की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक थे। आदर्श, हम हिल्टन से मिलकर लड़ेंगे, आशारुया ने कहा। एक शानदार और रंगीन चमक उसके शरीर के चारों ओर फैल गई। आदर्श ने तुरंत ऊपर से अपने ऊपर प्रकाश गिरते देखा। उसे लगा कि वह अपने स्पिलो को डालने पर अधिक जादू जमा कर सकते हैं, एक डोमेन के प्रभावों के समान। भले ही उसने अभी तक एक को उजागर नहीं किया था। लाइटनिंग विस्फोट, आदर्श ने एडवांस लाइटिंग स्पिल का इस्तेमाल किया। हिल्टन नामक अंग्रेजी छात्र पर 2 घातक किरणें फेंकी। लाइटनिंग की किरणें रास्ते पार करते हुए कुछ 100 मीटर के क्षेत्र में रेंगती हुई लाइटनिंग की चापों में बदल गई। हिल्टन भी एक विनाशकारी मैजिशियन था, फिर भी उसके पास आदर्श से बुरी तरह भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बुरा नहीं है, आपका आशीर्वाद एलिमेंट हमारी टीम की तुलना में बेहद मजबूत है, आदर्श ने अपने लाइटिंग विस्फोट के नुकसान को देखने के बाद संतोष में कहा। तुम्हारे साथी ने इसे ठीक से नहीं सीखा। आशीर्वाद एलिमेंट की असली शक्ति मेरी है। अपनी अग्नि का उपयोग करो, मैं इसकी शक्ति को 50% तक बढ़ा सकती हूँ, आशारुया ने कहा। जरूर, आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले से कहा कि वह उसे अपने वश में कर ले ताकि वह आपदा की आग को नियंत्रित कर सके। उसने अपने हाथों में एक जलती हुई बड़ी तलवार बुलाई। आशारुया का आशीर्वाद एलिमेंट काफी जल्दी आया। जलती हुई तलवार जो लगभग 10 मीटर लंबी थी अचानक 20 मीटर लंबी हो गई और उसकी लपटें और भी भयंकर हो गई। अंग्रेजी टीम का अभिमानी विनाशकारी मैजिशियन हिल्टर उस ज्वलन तलवार को देखकर पूरी तरह से शॉक रह गया। क्या यह वाकई अभी भी वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट है? कौन अपने दुश्मन पर 6 मंजिला इमारत जितनी ऊंची जलती हुई तलवार से वार करेगा? स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल सबसे मजबूत प्रतिभागी पार्ट 1। आदर्श ने वार किया और पीछे 100 मीटर से अधिक लंबा जलता हुआ निशान रह गया, मानो वह युद्ध के मैदान के मध्य में नदी को रोकने का प्रयास कर रहा हो।
हिल्टन उसके ठीक बगल में खड़ा था और उसका चेहरा उदास था। वह भाग्यशाली था और उसने सही समय पर अपने मैजिक बूट्स का इस्तेमाल करके वार को टाल दिया, अन्यथा वह नहीं बता सकता था कि उसका क्या अंजाम होता। हालांकि हिल्टन को ज्यादा देर तक राहत नहीं मिली, क्योंकि उसने देखा कि विशाल जलती हुई तलवार गायब नहीं हुई थी। आदर्श अभी भी उसे अपने हाथों में पकड़े हुए था। हिल्टन को फूट फूट कर रोने का मन हुआ और वह तुरंत भाग गया। उसने आदर्श का सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। आदर्श ने आश्चर्य से अपने हाथों में ज्वलंत तलवार को देखा। यह पता चला कि आचार्य के आशीर्वाद से न केवल उग्र तलवार की क्षति में 50% सुधार हुआ, बल्कि तलवार की अवधि भी बढ़ गई। उग्र तलवार ऊर्जा से बनी थी। आदर्श ने क्षैतिज रूप से वार किया। जब उसने देखा कि हिल्टन भागने की कोशिश कर रहा है, 20 मीटर लंबी आग की लपटें जब क्षैतिज रूप से घुमाई गई तो पूरे स्थान पर आग की लपटें फैल गई, जो पूरी तरह से चौंकाने वाली थी। हिल्टन चाहे जितनी भी तेजी से भागे, उसके पास आग की लपटों से बचने का कोई मौका नहीं था। वह आग की लपटों में घिर गया और बल से उड़ गया। ब्लिंक! आशायुआ गंभीरता से चरम पर जा रही थी। उसकी आंखों से एक पवित्र चांदी की रोशनी निकल रही थी, क्योंकि वह ऊर्जा को उस ओर निर्देशित कर रही थी जहां हिल्टन दूरी पर गिर रहा था। हिल्टन बची हुई लपटों के साथ जमीन पर गिर गया। उसका कवच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अभी भी काफी अच्छी हालत में लग रहा था। वह अपने विरोधियों का सामना करने के लिए खुद को समायोजित करने की योजना बना रहा था, जब उसने महसूस किया कि आदर्श उसके ठीक सामने खड़ा था। हिल्टन ने देखा कि उसके चारों ओर एक चांदी जैसा ऑरा छा गया है। उसका थोड़ा सूजा हुआ चेहरा तुरंत विकृत हो गया। आदर्श शैतान की तरह मुस्कुरा रहा था। उसने अपने बाएं हाथ को पंजे की तरह जकड़ लिया। उसकी उंगलियों के बीच लाइटनिंग की चमक बेतहाशा चमक रही थी। हिल्टन को यहां वापस टेलीपोर्ट किया गया था जब वह उड़ते हुए नीचे गिरा था। उसे अचानक लगा कि वह एक मानव पंचिक बैग है जो अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया है। वह प्रतिभागियों में 7वें रैंक पर था, फिर भी आदर्श और आशारुया से पागल करने वाले थे। स्काई लाइटनिंग क्लॉ, आशीर्वाद मजबूत करो। स्काई लाइटनिंग क्लॉ में बहुत ज्यादा नुकसानदेह स्पेल था, फिर भी आशारुया ने इसे और भी मजबूत करने में संकोच नहीं किया। हालांकि इसने स्पिल के नुकसान को केवल 30% तक बढ़ाया था, लेकिन वर्तमान में यह सामान्य लाइटिंग स्पिल की तुलना में 8 गुना ज्यादा नुकसानदेह था। लाइटनिंग बेतहाशा नाच रही थी। हिल्टन ने खुद को बचाने के लिए अपने पास मौजूद सभी डिफेंस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया, फिर भी वह जल्द ही घावों और चोटों से भर गया। लाइटनिंग उसकी सुरक्षा को भेदने में बेहद सक्षम थी। जोरो, जल्दी करो और मुझे बचाओ। हिल्टन को लाइटनिंग गिरने में संघर्ष करना पड़ा। वह प्रतिभागियों के बीच काफी मजबूत था। कोई भी अन्य ऑल स्टार प्रतिभागी अब तक पहचान से परे हो गया होता। हिल्टन एक निश्चित दिशा में चिल्ला रहा था। आदर्श और आशारुया ने देखा कि जोरो अपनी पीठ पर 4 सफेद विंड पंख लेकर उनकी ओर उड़ रहा था। किसी कारण से उसकी गति धीमी थी। जब वह उनके पास आ रहा था तो उसकी गति में काफी तेजी आई। मैं उसे संभाल लूंगी। आशारुया जल्दी से हवा में उड़ गई। उसकी पीठ पर लगे ब्रह्मात्मक पंखों ने उसे फुर्ती में उड़ने में मदद की। आशारुया और जोरो हवा में मिले। जोरो ने अपने साथियों की तरफ देखा जो अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे थे और गुस्से से चिल्लाया, तुम छोटे चालाक कमीने, अलविदा। आशारुया के कंगन से एक बार फिर चांदी की चमक निकली। यह जल्द ही जोरो की ओर उड़ते हुए छोटे छोटे तारों में बदल गया। जोरो तुरंत घबरा गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया, लेकिन आशारुया से बात करने में अपना समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चांदी के तार जोरो के चारों ओर उलझ गए और एक बार फिर स्पेस फॉर्मेशन बन गई। जोरो की ताकत वाकई चौंकाने वाली थी। वह लगभग आशारुया के अपरिहार्य जादुई फॉर्मेशन से बच निकला था। दुर्भाग्य से वह दिन बचाने के लिए वापस आ गया था, लेकिन उसे एक बार फिर युद्ध के मैदान के किसी कोने में टेलीपोर्ट कर दिया गया था। मजबूत टाइम स्टैटिस उसे धीमा भी कर रहा था और उसकी वापसी में देरी कर रहा था। जोरो! हिल्टन के चेहरे पर उम्मीद एक बार फिर निराशा में बदल गई। आदर्श हिंसक होकर एक बार फिर उनके पास आया। हिल्टन ने संघर्ष करने की जहमत भी नहीं उठाई। ग्रीक टीम चीनी टीम से लड़ने के मुकाबले उनसे लड़ते समय ज्यादा आक्रामक थी। अंत में एक नीली चमक प्रकट हुई और हिल्टन की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर एक अवरोध बन गया। हिल्टन का चेहरा उदास था।
जब सहायक जज उसे ले जा रहे थे तब भी ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। टूर्नामेंट में 7th रैंक पर रहने वाले इस खिलाड़ी का लक्ष्य दुनिया को जीतना था, लेकिन वह इस तरह से हार गया कि वह बुरी तरह से बाहर हो गया। हिल्टन को अपनी उम्मीदें केवल अपने साथियों पर ही टिकी हुई थी। उन्हें उम्मीद थी कि वे इस मुश्किल परिस्थिति को पार कर लेंगे। मैंने शुरू में सोचा था कि हम उसे तुरंत बाहर कर सकते हैं, लेकिन हमने उस पर इतना समय बर्बाद कर दिया। आदर्श ने दूर से देखा और जोरो को फिर से वापस आते देखा। उसका दूसरा प्रयास पहले की तरह प्रभावी नहीं था। जोरो बहुत तेजी से वापस लौटने में सक्षम था। अब तक आदर्श और आशारुया ने हिल्टन को बाहर कर दिया था। हालांकि उनकी बाकी टीम इंग्लिश टीम के सदस्यों को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, इसलिए वे उस नुकसान से उभर नहीं पाएंगे जो उन्हें हुआ था। वेद और कैरोलिनो ने हर्बर्ट को बाहर कर दिया। नंदिनी और मेघना ने एलिन पर दबाव बनाना जारी रखा और उसे भी बाहर निकालने वाले थे। शिवांगी और ग्रीक टीम के अन्य 2 सदस्यों ने अंग्रेजी टीम के एक सदस्य को भी सफलतापूर्वक हरा दिया। ज्यादा समय नहीं था, फिर भी ग्रीक टीम और चीनी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उनमें से कोई भी इंग्लैंड को जीतने नहीं देना चाहता था। चीनी टीम को यह स्वीकार करना पड़ा कि टीम युद्ध में ग्रीक टीम का आशीर्वाद तत्व बहुत कारगर था। अगर ग्रीक और अंग्रेजी टीमें चीनी टीम को हराने पर अड़ी रहती तो बहुत संभव था कि चीनी टीम के पास वह बाजी पलटने का कोई मौका नहीं होता। चीनी टीम के सदस्य इस बात से काफी राहत महसूस कर रहे थे कि मैच की शुरुआत में इंग्लिश टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि वे तीसरे पक्ष के रूप में स्थिति का फायदा उठाने की योजना बना रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि 2 कमजोर टीमों ने मिलकर इंग्लिश टीम को गंभीर नुकसान पहुंचाने का फैसला किया था। हमारे पास एलिन को खत्म करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मेघना ने ग्रेट डचेस की ओर देखा और इस तथ्य से काफी प्रभावित हुई कि वह इन परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति बनाए रख सकती है। जोरो वापस आ गया है। उनमें से केवल 2 ही बचे हैं। हम उन्हें आसानी से कुचल सकते हैं। उनके सब्स्टिट्यूट सदस्यों के मैच में शामिल होने में अभी भी 2 मिनट बाकी है। चलो अब उन्हें खत्म कर देते हैं, शिवांगी ने उत्साह से कहा। इंग्लिश टीम के 3 सदस्य बाहर हो चुके थे। यह वास्तव में उनके लिए काफी आश्चर्य की बात थी। क्या उन 9 लोगों के लिए एलिन को बाहर करना बहुत आसान नहीं होगा, जो लगभग अपनी सीमा पर थी, और टूर्नामेंट के तथाकथित सबसे मजबूत प्रतिभागी जोरो। बाकी लोगों ने भी शिवांगी की तरह ही सोचा। 9 लोगों के समूह ने तेजी से एलिन को घेर लिया। एलिन ने जोरो की ओर देखा और असहाय होकर कहा, जोरो परेशान मत हो। आप अपने विंड एलिमेंट के साथ आसानी से मैच को आगे खींच सकते हैं और हमारे सब्स्टिट्यूट सदस्यों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। जोरो ने हवा से नीचे देखा। वह तब भी नहीं भागा जब वहां 9 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वह एलिन के सामने उतरा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी उदासीनता नहीं थी। उसका चेहरा सख्त था। उसके चारों ओर बह रही तेज हवाओं ने एक डोमेन बना दिया था। एलिन, बस उनके मानसिक हमलों पर नजर रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, जोरो ने शांति से कहा, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति। जोरो, तुम बेहद घमंडी हो, ग्रीक टीम के गैमेनन ने चिल्लाकर कहा। गैमनन ग्रीक टीम का कैप्टन हुआ करता था। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने लो प्रोफाइल बनाए रखी थी और अपनी ताकत का ज्यादा प्रदर्शन नहीं किया। फिर भी हर बार जब वे जोरो से भिड़ते थे तो वो बहुत आक्रामक और उस व्यक्ति से असंतुष्ट दिखता था। यह पता चला कि गैमनन और जोरो लंबे समय से प्रतिद्वंदी थे। बस चलो, उन्हें जल्दी हो सके बाहर निकाल दे, आशारुया ने मेघने को याद दिलाया। याद रखे, आशारुया को उसके उपकरण का उपयोग ना करने दे, एलिन को उसके इक्विपमेंट का उपयोग ना करने दे। मेघना को अभी भी अपनी भूमिका याद थी। वह एलिन को करीब से देखती रही। शक्तिशाली मैजिक इक्विपमेंट के एक टुकड़े को एक्टिवेट करने के लिए इसे तैयार करने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जब तक मेघना इस प्रक्रिया को बाधित करने के लिए वहां मौजूद थी, तब तक उसके पास एक शार्क स्मार्ट के भ्रम को बुलाने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि उसके साथियों ने उसे कवर प्रदान किया था। जोरो स्पष्ट रूप से मैच में सबसे बड़ा खतरा था। दोनों टीमें पहले उसे बाहर करने पर अड़ी थी। अधीर, शिवांगी और कैरोलिन ने सबसे पहले जोरो पर अटैक किया। जैसे ही उन्होंने अपनी चालें चली, 2 बुलाए गए बीस्ट जंगल से बाहर निकल आए। एक जानवर वह था जिसे जोरो ने समनिंग
प्लेस से बुलाया था और एक महान चील यह छतरी से उड़कर बाहर आया और शिवांगी पर झपटा। जब वो अपना मैजिक खत्म करने वाली थी, इसने शिवांगी को हवा में उठा लिया और अपनी चोंच से उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे वो एक छोटी सी लड़की हो, उससे पहले कि दूसरे कोई प्रतिक्रिया कर पाते। शिवांगी ने तुरंत प्रतिक्रिया की और बर्फ से खुद को सुरक्षित किया। हालांकि वह प्राणी उसे हवा में ऊपर उठाता रहा। क्रोधित महिला ने तुरंत अपने अटैकों को नोबल ईगल पर केंद्रित कर दिया। दूसरा समन बीस्ट एक बहुत बड़ा भूमिगत राक्षस कीड़ा था। यह पता चला कि जोरो ने बहुत पहले ही जानवर को जमीन के नीचे छिपाने की व्यवस्था कर दी थी। जैसे ही कैरोलिन ने अपना मैजिक चलाना शुरू किया, वह जमीन पर जिस जमीन पर खड़ी थी तुरंत फट गई क्योंकि जानवर ने उसे गड्ढे में खींच लिया। नोबल ईगल और अंडरग्राउंड डेमोनिक वर्म दोनों ही जोरो के ट्रम्प कार्ड थे। उसने टूर्नामेंट के दौरान अपने सभी विरोधियों को हराने के लिए 2 समन किए गए बिस्टों का इस्तेमाल किया था। नोबल ईगल टीनेज फ्लेम बेले से कमजोर नहीं था और अंडरग्राउंड डेमोनिक वर्म उससे भी ज्यादा मजबूत था। यह संभवतः एक औसत कमांडर लेवल का प्राणी था। कैरोलिना! कैमनन घबरा गया जब उसने देखा कि उसके साथी को जमीन पर घसीटा जा रहा है। चिंता मत करो, वह खुद की देखभाल कर सकती है। हमें पहले जोरो को खत्म करना होगा, आशारुया ने उसे चेतावनी दी। समय की कमी थी। अगर वे जोरो को लड़ाई को आगे बढ़ाने देते तो उनके सब्स्टिट्यूट स्टूडेंट्स जल्द ही मैच में उतर आते। एक बार जब इंग्लिश टीम ने अपने टॉप खिलाड़ियों को भेज दी तो उनके अब तक के सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते। जोरो तब भी पीछे नहीं हटा जब उसे 7 लोगों ने घेर लिया। उसकी आंखों में लड़ने की इच्छा एक जंगली जानवर की तरह थी। वो एक युद्ध पागल के अलावा और कुछ नहीं लग रहा था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।